नमस्कार एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का माइंड मैप पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के माइंड मैप को मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, इसी वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ा। तो आप कह सकते हैं ये बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के माइंड मैप का। टोटल 3 ऐसे माइंड मैप थे जो कि मुझे अपडेट करने थे: द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो द लिविंग वर्ल्ड मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, उसका वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी अपडेट हो गया, ये आपके सामने ही है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी मैं जल्दी ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके माइंड मैप एकदम परफेक्ट है, उनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इन्हीं तीनों को अपडेट करना था, जिसमें से 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, जो बचा हुआ है वो भी मैं जल्दी ही कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो जो पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, वो एरिस्टोटल ने किया था। साइंटिफिक अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास। तो सबसे पहला साइंटिफिक प्रयास था जो, वो एरिस्टोटल के द्वारा किया गया। इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। प्लांट्स को इन्होंने साइज के बेसिस पे डिवाइड किया। हर्ब्स जो कि काफी छोटे होते हैं, श्रब जिनको आप झाड़ियां कहते हैं जो थोड़ा बड़े होते हैं, और ट्रीज जो कि काफी बड़े होते हैं जिन्हें आप पेड़ कहते हैं, ठीक है। एनिमल को इन्होंने जो ब्लड था उसके रंग के बेसिस पे डिवाइड किया। जिनके पास रेड कलर का ब्लड है उसको एक कैटेगरी में रखा, और जिनके पास रेड के अलावा किसी भी और कलर का ब्लड है उनको अलग कैटेगरी में रखा, ठीक है। तो हैव रेड ब्लड एंड डोंट हैव रेड ब्लड, ये दोनों कैटेगरी एनिमल के लिए थी, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का। अब आते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया कैरोलस लिनियस द्वारा। इन्होंने जो 2 किंगडम बताया है वो है प्लांटी और एनिमेलिया। तो सिर्फ 2 किंगडम थे, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स मतलब होता है कमियां। क्या कमी थी इनके क्लासिफिकेशन के सिस्टम में? डोंट सेपरेट यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग अलग नहीं रखा, एक साथ ही रख दिया, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक, यानी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक साथ रख दिया, ठीक है। तो ये सारी कमियां थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो कि लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, इन कमियों के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया मतलब किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था? सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल का क्या स्ट्रक्चर है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि टिश्यू लेवल का है, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइप से, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे खाते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको भी इन्होंने कंसीडर किया था, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये तीनों किंगडम हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। किंगडम प्लांटी के लिए एक अलग चैप्टर है जिसको आप प्लांट किंगडम कहते हैं, और किंगडम एनिमेलिया के लिए भी एक अलग चैप्टर है जिसको आप एनिमल किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो प्लांटी और एनिमेलिया जो है उनको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, सिर्फ ये 3, ठीक है। बाकी प्लांटी और एनिमेलिया के लिए अलग चैप्टर है, तो उनमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला किंगडम पढ़ना, जिसको कहते हैं मोनेरा। जो मोनेरा है इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट रखे गए थे। इसमें जो सोल मेंबर है, सोल मेंबर मतलब मेन मेंबर जो है वो है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में आपको याद रखना है, इसकी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। एक्सटेंसिव मतलब कह लीजिए बड़ा, या कह लीजिए फैला हुआ। तो सबसे ज्यादा तरीके की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग तरीके की रिएक्शंस, अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन दिखाता है ये, ठीक है। दूसरी चीज, शेप के बेसिस पे इसको 4 तरीके का हम कह सकते हैं। कॉकस, यानी जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं बैक्टीरिया, उनको कॉकस कहा जाता है। बैसिलाई, जो कि रॉड शेप के होते हैं। स्फेरिकल शेप मतलब जैसे फुटबॉल होता है, ठीक है। बैसिलाई मतलब जो रॉड शेप के होते हैं, रॉड के तरह के। स्पिरला मतलब जो स्पाइरल के शेप के होते हैं, ठीक। विब्रियो मतलब जो कॉमा के शेप के होते हैं, जैसा कॉमा होता है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए, और किस शेप के होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे ज्यादा एबेंडेंट बैक्टीरिया है, यानी सबसे ज्यादा तरह के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है, किसी और चीज पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। जैसे हम लोग भी हेट्रोट्रॉफिक हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी जो खुद का खाना नहीं बना सकते, ये सबसे ज्यादा एबेंडेंट है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजिशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, और ये काफी ज्यादा डिसीजेस भी कॉज करते हैं, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ठीक है। इसमें से जो सिट्रस कैंकर है ये प्लांट्स में होती है, ठीक।
तो कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिसीजेस बैक्टीरिया से होती है जो कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया एनसीईआरटी ने दो तरीके के बताए हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसके बारे में कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसको मैं इस तरीके से स्टार बना देता हूँ। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी आप कहते हैं, ये एक तरह का यू बैक्टीरिया है। क्या याद होना चाहिए इसके बारे में, इसकी जो कॉलोनीज होती हैं साइनोबैक्टीरिया की, सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, एक तरीके की शीथ होती है, एक तरीके की चादर होती है जिसे हम जिलेटिनस चादर कहते हैं, इसी से सराउंडेड रहती है। ठीक है, तो इनकी जो कॉलोनीज होती हैं बेसिकली इनके ऊपर एक चादर रहती है, कवरिंग होती है बेसिकली। नॉस्टक और एनेबिना एक तरह के साइनोबैक्टीरिया हैं, इनके पास हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट जो होती है वो एक तरह की स्पेशल तरीके की सेल होती हैं, और ये जो सेल होती हैं हेट्रोसिस्ट, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। ठीक है, तो नॉस्टक और एनेबिना के पास जो सेल होती है एक तरह की स्पेशल सेल हेट्रोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, काफी बार क्वेश्चन आया हेट्रोसिस्ट पे। ठीक, फिर आते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है कैन सर्वाइव हार्श हैबिटेट। हार्श मतलब बहुत ही कठिन जो हैबिटेट्स होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसको भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ भी ये जिंदा रह सकते हैं। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल, क्योंकि इनके जो सेल वॉल होती है बाकी बैक्टीरिया से अलग होती है, इनके पास स्पेशल सेल वॉल होती है, और उसी सेल वॉल की वजह से ये कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं बेसिकली। सॉल्टी एरियाज में, मतलब जो जहाँ बहुत ज़्यादा नमक है उस एरिया में जो सर्वाइव करते हैं, जो रहते हैं, उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, और जो हॉट स्प्रिंग मतलब जो गर्म पानी के झरने होते हैं। ठीक, और जो मार्सी एरिया में रहते हैं, मार्सी एरिया मतलब जो दलदल वाला एरिया होता है, जो कीचड़ वाला एरिया समझ लीजिए, वहाँ पे जो रहते हैं उनको हम मिथेनोजन कहते हैं। ठीक, इसके अलावा मिथेनोजन जो है ये मीथेन बनाते हैं, जिससे बायोगैस या गोबर गैस बनती है बेसिकली। ठीक है, तो जो मिथेनोजन है, जैसे जो गाय भैंस होती है इनके गोबर में भी मिथेनोजन पाए जाते हैं। ठीक है, और मिथेनोजन जो है मीथेन बनाते हैं, जिससे बायोगैस या कह लीजिए गोबर गैस हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला पेज था। अब आते हैं दूसरे पेज पे। तो ये है हमारा दूसरा पेज, और इसमें भी मोनरा से रिलेटेड एक और चीज पढ़नी है, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है, नो सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, यानी अभी तक जितनी भी लिविंग सेल हमने देखी है उसमें से सबसे छोटी सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के ये जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नीट में पूछे गए हैं, तो अच्छे से इनको याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया माइकोप्लाज्मा, और इसी के साथ मोनरा हमारा खत्म हो गया। तो हमें 3 किंगडम पढ़ने थे, एक खत्म हो गया मोनरा हमारा। अब हमें प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं आप प्रोटिस्टा पे। जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए हैं, मतलब जितने भी एक सेल वाले यूकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। एनसीईआरटी लिखता है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसकी बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्रीज अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं है, मतलब अगर आप प्रोटिस्टा का कोई मेंबर देखेंगे तो हो सकता है आपको प्लांट के तरह के कैरेक्टर दिखें उसके अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्रीज अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं है, मतलब इस किंगडम को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर आप मतलब अगर हम डिटेल लेक्चर पढ़ रहे होते तो मैं इसको अच्छी तरीके से समझाता, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम की बाउंड्रीज अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं है। ठीक, इसमें टोटल 5 क्लासेस हमें पढ़नी है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में 2 ऑर्गेनिज्म है, डेस्मिड्स और डायटम्स। जो डेस्मिड्स होते हैं इनको गोल्डन एल्गी कहा जाता है। सिर्फ एक ही बात इनके बारे में याद ही रखनी थी। ठीक है, तो डेस्मिड के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखना है कि इनको गोल्डन एल्गी कहा जाता है। जो डायटम्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है, यानी समुद्र का सबसे अच्छा प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर मतलब कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। अच्छा, डायटम्स की जो सेल वॉल होती है ये एक सोप बॉक्स के तरह की होती है, जैसे साबुन का डिब्बा होता है वैसे ही डायटम्स की सेल वॉल होती है, और इनके सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है। अब जो सिलिका है ना ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ये रहता है। ठीक है, और इसी सिलिका की वजह से इनकी सेल वॉल जो होती है इनडेस्ट्रक्टेबल हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, तो सिलिका की वजह से जो डायटम्स की सेल वॉल होती है ये इतनी मजबूत हो जाती है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये ख़त्म नहीं हो सकती। अब इसी वजह से जो सिलिका के जहाँ पे मतलब ये डायटम्स रहते हैं उस जगह पे जब डायटम्स मर जाएंगे तो उनकी सेल वॉल जो है वैसे की वैसी पड़ी रहती है, और जब ये सेल वॉल इकट्ठा होती चली जाती
जाती है। सेल वॉल गेट्स डिपोजिटेड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब सेल वॉल इनकी इकट्ठा होती है तो उस जगह को हम डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, अब जो डायटोमेसियस अर्थ है इसका नेचर ग्रिटी होता है। ग्रिटी मतलब खुरदुरा टाइप का नेचर होता है। इसका क्या क्या यूज है? पॉलिशिंग में यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल को फिल्टर में यूज किया जाता है, फिल्टर करने में, और सिरप्स में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी वजह से इनको प्रोड्यूसर कहा गया है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? डायटोमेसियस अर्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली तो डायटम्स को बारे में अच्छे से ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्राइसोफाइट। अब आते हैं डायनोफ्लेजिडेट्स पे। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लू, रेड ड्यू टू पिगमेंट्स इन देम। इनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, इसी वजह से ये अलग अलग तरह के कलर के दिखते हैं। ठीक है, कोई येलो हो सकता है, कोई ग्रीन हो सकता है, कोई ब्राउन हो सकता है। ठीक, तो अलग अलग कलर के होते हैं ये, क्योंकि पिगमेंट्स इनमें अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है डाइनोफ्लेजिडेट्स, डाई मतलब होता है दो, फ्लैजलेट मतलब फ्लैजला, तो इसी वजह से इनके ऊपर दो फ्लैजला देखने को मिलेगा आपको। दो फ्लैजला होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा यानी एक इनके बॉडी के अलोंग होगा, एक ट्रांसवर्स होगा यानी साइड की ओर होगा एक। इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स, जो इनकी वॉल प्लेट्स है, वॉल प्लेट्स मतलब सेल वॉल की जो प्लेट्स हैं उनके बीच से निकला हुआ होगा दूसरा वाला फ्लैजला। ठीक है, तो दो फ्लैजला होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा। इन अ फरो बिटवीन, फरो मतलब होता है खांच। ठीक है, तो जो वॉल प्लेट्स हैं बेसिकली जो सेल वॉल है उनके बीच में खांच बनी होगी एक, उसी में से फ्लैजला निकला होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो वन ट्रांसवर्स इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। ठीक, प्लेट्स मैंने लिख दिया, प्लेट्स होगा। ठीक है, ये PLATs। ठीक, अच्छा, अब रेड टाइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, गोनियोलॉक्स एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है। तो गोनियोलॉक्स जो है एक तरह का रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है, रेड कलर का। जब ये बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से डिवाइड करता है, तो रेड कलर की टाइड हमें ओशन में देखने को मिलती है, रेड कलर की लहरें देखने को मिलती है। ठीक है, होता क्यों है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अच्छा, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ ना कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, कुछ ना कुछ टॉक्सिन मतलब होता है जहरीला सब्सटेंस रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन जो होता है ये आसपास की जो फिशेज हैं उनको किल कर सकता है, मार सकता है। ठीक है, तो गोनियोलॉक्स जो है जब मल्टीप्लाई करेगा, टॉक्सिन रिलीज होगा, टॉक्सिन से जो आसपास की फिशेज हैं वो मर सकती हैं। ठीक, तो ये होगा डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में। रेड टाइड्स इंपॉर्टेंट है और फ्लैजला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूग्लेनॉइड पे। हैव पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं इनमें पेलिकल नाम की प्रोटीन की लेयर पाई जाती है सेल वॉल के बजाय। ठीक है, तो सेल वॉल नहीं होती, बेसिकली सेल वॉल की जगह पे पेलिकल नाम की प्रोटीन रिच लेयर होती है। ठीक है, जो पेलिकल है ये एक तरह की प्रोटीन रिच लेयर है। ठीक, इनमें भी दो फ्लैजला पाए जाते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट, एक लंबा और एक छोटा फ्लैजला, दो फ्लैजला इसमें भी पाए जाते हैं। जो पिगमेंट्स होते हैं आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, यूग्लेनॉइड में जो पिगमेंट्स होते हैं ये हायर प्लांट्स के तरह के होते हैं। जैसे हायर प्लांट मतलब जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनके पिगमेंट्स की तरह इनमें भी पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनके पास लाइट है, लाइट मतलब इन द सेंस सनलाइट। ठीक है, अगर इनके आसपास सनलाइट है तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब खुद फोटोसिंथेसिस करके खुद खाना बना लेंगे। अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, मतलब आसपास जो भी जानवर होगा उसको ये खा सकते हैं। ठीक है, जानवर इन द सेंस मतलब जो भी चीज खाना होगा इनको। ठीक है, तो अगर लाइट है इनके पास यानी सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करके खुद खाना बना लेंगे, और सनलाइट अगर नहीं है तो ये जो है हेट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे यानी किसी दूसरे को खा के अपना काम चला लेंगे। ठीक है, तो मतलब दोनों तरह के न्यूट्रिशन है इनके पास। ठीक, ये यूग्लेनॉइड हो गया। चौथा है स्लाइम मोड्स। जो स्लाइम मोड्स होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है एक बार। ये क्या करते हैं कि जैसे जो सड़ी गली चीजों हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। जैसे एक पेड़ है, वो पेड़ गिर गया, सड़ने लगा, तो उसके ऊपर ये ग्रो कर जाएंगे और उस पेड़ को धीमे धीमे गला के खाने लगेंगे। ठीक है, अच्छा, इन फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब कंडीशंस अच्छी होती है, फेवरेबल कंडीशन मतलब टेम्परेचर अच्छा हो, ठीक है, बारिश अच्छी हो, इस तरीके की जो कंडीशन इनके हिसाब से जब भी कंडीशंस अच्छी होती हैं ये एक एग्रीगेट बना लेते हैं। एग्रीगेट मतलब एक झुंड बना लेते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो प्लाज्मोडियम होता है डिफरेंशिएट कर जाता है, मतलब ये झुंड जो होता है टूट जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं ये। ठीक है, तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा और फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी जिसके ऊपर स्पोर होगा। ठीक है, तो स्पोर जो होगा वही आगे चल के इनको मतलब इनकी जो प्रजाति है उसको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पोर बना लेते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक, तो ये फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में
फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया चौथा स्लाइम मोल्ड, और पांचवा जो है वो अगले पेज में। ठीक, तो ये हमारा दूसरा पेज था। चलते हैं तीसरे पेज पे। तो ये है हमारा अगला पेज, और इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रोटोजोअन के बारे में। तो जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इनको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल कहा जाता है, यानी एनिमल्स का पुराना रिश्तेदार बताया जाता है, या कह लीजिए पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटोजोअन को एनिमल्स का पूर्वज कहा जाता है। ठीक, 4 तरह के प्रोटोजोअन हमें पढ़ने हैं, एमेबॉयड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन। जो एमेबॉयड होते हैं यानी अमीबा की तरह होते हैं, मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। इनमें जो मैरीन फॉर्म्स होते हैं, मैरीन मतलब जो खारे पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनमें सिलिका की सेल्स पाई जाती है उनके सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा और एंटामीबा, आसान है याद करना। एमेबॉयड का एग्जांपल अमीबा और एंटामीबा। ठीक, दूसरा है फ्लैजेलेटेड, जैसे कि नाम बता रहा है इसमें फ्लैजला होगा। ठीक है, इसमें एक काफी अच्छा एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ट्राइपैनोसोमा जो होता है स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो ट्राइपैनोसोमा क्या है, एक तरह का फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन है। ठीक, फिर है सीलिएटेड। सीलिएटेड जो है इनमें सीलिया पाया जाएगा, नाम से ही लग रहा है। हैव कैविटी कॉल्ड गलेट, इनके पास एक कैविटी पाई जाती है जिसको गलेट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मुंह होता है वैसे इनके पास गलेट होता है। गलेट से जो खाना और पानी होता है वो बॉडी के अंदर जाता है। ठीक, और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, और पैरामीशियम में आपने देखा होगा कई सारे सीलिया, मतलब हजारों सीलिया रहते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये सीलिएटेड का एग्जांपल है। चौथा है स्पोरोजोन, हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। जो स्पोरोजोन होते हैं इनकी जिंदगी में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज जो है जरूर बनती है। ठीक है, इसी वजह से इनको स्पोरोजोन कहा गया है। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा हो गया प्रोटोजोन, और इसी के साथ हमारा प्रोटिस्टा खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें 3 पढ़ना था, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनरा और प्रोटिस्टा खत्म, अब हमें फंजाई पढ़ना है। ठीक, तो आते हैं फंजाई पे। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देते हैं। तो जो फंजाई होते हैं ऑल आर फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट, जितने भी फंजाई होते हैं सारे के सारे फिलामेंटस होते हैं, मतलब धागे की तरह रहते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, अब अगर हम मान ले कि ये एक फंगस है, ठीक है, ऐसा फंगस कोई होता नहीं है दिखने में, लेकिन अगर मान लो कि एक फंगस है, तो जो फंगस होते हैं उनके ऊपर हाइफी पाए जाते हैं। हाइफी जो ये छोटे धागे धागे टाइप के स्ट्रक्चर हैं बाल की तरह के, ये जो होते हैं इनको हाइफी कहा जाता है। ठीक है, तो जो फंजाई होता है इनके ऊपर हाइफी पाया जाता है। जो हाइफी का नेटवर्क होता है उसको माइसीलियम कहते हैं, मतलब एक अकेला हाइफी नहीं रहता, कई सारे रहते हैं। ठीक है, तो वो आपस में उलझे हुए रहते हैं, उनका एक नेटवर्क बना होता है, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक, तो हाइफी समझ में आ गया आपको, माइसीलियम समझ में आ गया। अब जो हाइफी होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक इस तरीके से जिसमें क्रॉस वॉल पाई जाए, ये जो लाइनें बनी हुई हैं ये बेसिकली क्रॉस वॉल्स है, अंदर एक तरह की दीवार है बेसिकली। ठीक है, इसको हम सेप्टा भी कहते हैं। तो हाइफी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेप्टेट, सेप्टेट मतलब जिसमें क्रॉस वॉल पाई जाए या कह लीजिए सेप्टा पाई जाए। एक होता है सिनोसिटिक, जो सिनोसिटिक होते हैं इनमें किसी तरह की वॉल नहीं होती और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कई सारे न्यूक्लियस ऐसे पड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से कई सारे न्यूक्लियस रहेंगे और किसी तरह की दीवार नहीं रहेगी। ठीक, तो ये वाला हाइफी कैसा है, ये सेप्टेट है, और ये दोनों कैसे हैं, ये सिनोसिटिक है। ठीक, अब आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये काइटिन की बनी होती है, साथ में पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। कई बार पूछा गया है फंजाई की सेल वॉल मेनली किससे बनी है, काइटिन की। ठीक है, वीस्ट रस्ट नाम की एक डिसीज होती है जो कि पक्सीनिया कॉज करता है। ठीक है, तो इसको पक्सीनिया को रस्ट फंगस भी कहा जाता है, अभी ये भी एक बार और पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो वीट रस्ट कौन कॉज करता है, पक्सीनिया। डाइकैरियोफेज नाम की एक फेज होता है जो कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियो